to soldiers. शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का बस यही बाकी निशा होगा। ये गौरव का पल है दोस्तों हम सब के लिए, क्योंकि हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। जहां एक तरफ हम कोटि कोटि वंदन करते हैं उन अनेकों अनेक वीर वीरंगनाओं को जिनकी बदौलत हमने आजाद आबो हवा में सांस ली, और साथ ही साथ धन्यवाद करते हैं उन लाखों वीर जवानों को जिन्होंने इस आजाद हिंदुस्तान की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व जीवन समर्पित कर दिया। हमें हल्की सी भी चोट लग जाए ना मित्रों तो दर्द होता है। सोच के देखिए, वो सिर पर कफन बांध के जीते हैं। हम अगर थोड़े दिन घर से बाहर हों तो होम सिकनेस फील होने लगती है। सोच के देखिए कि वो घर से दूर सरहदों को अपना घर बनाते हैं। हर हिंदुस्तानी ऋणी है उनकी जाबाजी का, और हमारा भी प्रयास है दोस्तों इस कार्यक्रम के माध्यम से कि इन संवेदनाओं को हम हर हिंदुस्तानी के दिल तक पहुंचाएं। और इसी कड़ी में आज फिर रूबरू होंगे एक ऐसी ही शौर्य गाथा से, संदेश ऑफ अ सोल्जर ओनली ऑन संदेश टू सोल्जर। जब एक युवा अपने सपने लेकर फौज में जाता है तो शायद यही एक शपथ सबसे पहले वो खुद से करता है कि मैं रहूं या ना रहूं, भारतीय रहना चाहिए। आप सुन रहे हैं संदेश टू सोल्जर्स और मैं हूं आपके साथ, आपका मित्र, आपका बंधु, आपका सखा, आपका दोस्त अजय गोपाल दोस्तों। और आज संदेश टू सोल्जर्स में हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत इस समय स्टूडियो में मौजूद है दोस्तों, जिन्होंने अलग अलग मिलिट्री ऑपरेशंस में दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए और उनकी इस वीरता के लिए उन्हें शौर्य चक्र प्रदान किया गया। जी हाँ, हमारे साथ हैं मेजर राकेश शर्मा। जय हिंद सर। जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगर हम देखें राकेश जी, जो सबसे पहला सवाल मेरे जहन में आता है, सेना में आना, हम आपसे बात कर रहे थे और पता लगा कि परिवार में ऐसा पहले नहीं कोई सेना में आया, तो जब आप सेना में आए तो वो एक संयोग था आपके लिए या कहीं ना कहीं एक लक्ष्य था आपका? मैं ये कहूँगा कि भारतीय सेना में आना सबसे पहले बहुत ही एक प्राइड का विषय है। बिल्कुल। और मेरे लिए इसको आप संयोग और लक्ष्य का एक मिला जुला संगम मान लें। क्या बात। क्योंकि लक्ष्य इसलिए क्योंकि जो हम बचपन में पढ़ा करते थे कि भारत की आज़ादी के लिए बहुत सारे युवाओं ने अपनी जान की आहुति दी, उन्होंने अपने घर परिवार सब छोड़ दिए और उन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। तो एक लक्ष्य एक यूथ के मन में ये होता है कि मैं देश के लिए कुछ करूं। और जिन दिनों मैं फौज में गया उन दिनों एक डायरेक्ट रास्ता जाता था कि अगर आपने देश के लिए कुछ हासिल करना है और देश के लिए आपने अपनी सोसाइटी के लिए, अपने समाज, अपने देश के लिए कुछ करना है, तो वो फौज का एक सीधा साधा रास्ता जाता था। और खासकर हमारे क्षेत्रों में, दुर्गम पहाड़ों में, तो ये बहुत ही प्रचलन था कि आप यूनिफॉर्म में प्राइड लें और यूनिफॉर्म में जाएं। तो एक वो लक्ष्य हो गया। और संयम ऐसे मान लें कि हमारे, जैसे मैंने बताया कि पहाड़ी इलाकों से मैं आता हूँ, बहुत दुर्गम स्थान से, तो वहाँ पर एक संयम था कि शुरू से ही बहुत सालों से हमारी संस्कृति में, आर्मीज में, और जो है वो जो देश को प्रोटेक्ट करने की एक जो लहर है और जो एक मैं कहूँगा ट्रेडिशन है, वो एक संयम था कि वो ट्रेडिशन चल रहा था और हम उस ट्रेडिशन को देख रहे थे। तो एक संयम बन गया कि लक्ष्य और ये जो संयम दोनों ने मिलकर मुझे फौज में जाने के लिए प्रोत्साहन दिया और इस ढंग से, इस तरीके से मैं फौज में गया। बिल्कुल सही कहा सर आपने। पहाड़ी इलाके की बात की, अगर खासतौर से हम हिमाचल की बात करें जहाँ से आप आते हैं, उत्तराखंड की हम बात करें, तो वहाँ अक्सर कहा जाता है कि वहाँ के पानी में देशभक्ति का मिनरल है जो कहीं ना कहीं हमारे खून, हमारी रगों में दौड़ता है। और बिल्कुल
आज आपने सही कहा कि कहीं ना कहीं जो स्कूल का एनवायरनमेंट होता है, जिस तरह से हम शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव के बारे में सुनते थे, या उसके बाद जो आज़ादी के बाद हमारी लड़ाई हुई उनमें जब वीरता के किस्से सुनते थे, तो अपने आप में कहीं ना कहीं आपके लक्ष्य को और मजबूती प्रदान करती थी। तो वो कुछ ऐसे किस्से जो स्कूल में कभी कभी आपको जब क्लास में टीचर सुनाया करती थी किस्से, तो किस तरह की भावना होती थी क्लास के अलग बच्चों के मुकाबले? देखिए, ऐसा है कि जैसा कि मैंने आपको जानकारी दी, क्योंकि माहौल तो था ही, इन्वायरमेंट था ही, तो स्कूल में भी जब इस प्रकार की हम जो है गाथाएं सुनते थे, हम मुझे याद है वो कविता, बहुत ही फेमस कविता है, पुष्प की अभिलाषा। बिल्कुल। तो जब मैंने पुष्प की अभिलाषा पढ़ी तो मेरे मन में और मेरे शरीर में रोए खड़े हो गए कि देखिए, पुष्प को हम मंदिरों में चढ़ाते हैं, हम वो कह रहे हैं कि बालों में लगाएं, केसों में लगाएं, पुष्प क्या कह रहा है? पुष्प की अभिलाषा है कि मुझे आप उस पथ पर फेंक दें जिस पथ पर मातृभूमि के लिए शीश चढ़ाने जाएं वीर अनेक। तो वो जो पंक्तियां हैं, देखिए आज सालों साल गुजर गए, पर वो पंक्तियां अभी भी दिल दिमाग में ऐसे दौड़ती हैं। क्यों दौड़ती हैं? क्योंकि वो एक नेचुरल प्रभाव लेके आती थी, और हम लोगों को उस टाइम ये महसूस होता था कि देखिए हमारे देश में, और जाहिर सी बात है हम पढ़ते थे 47-48 में क्या हुआ, आज़ाद होते ही जो है दुश्मन ने हमारे जो है क्षेत्र में कब्जा करने की कोशिश की, फिर उसके बाद जो 62, 65, 71, तो ये सारी चीज़ें जो है जहन में आया करती थी, और एक जो है इसका मनो जो प्रभाव होता है, जो मानसिक प्रभाव होता है, वो उसके ऊपर बिल्कुल होता है। अगर आपको अपना समाज, अपना देश अपने परिवार की तरह नजर आता है, मैं कहता हूं कि परिवार अपने परिवार से आगे हमारा देश एक परिवार है। बहुत सही कहा। तो जो अगर वो आपको अगर लगता है, अगर आपके मन में के अंदर वो फीलिंग है कि वो जो देशवासी हैं, जो देश है वो आपका अपना परिवार है, तो जाहिर सी बात है आप वो सब कुछ करना चाहेंगे उनके लिए जो आप अपने परिवार के लिए करते हैं। बिल्कुल सही। और आप उससे 2 कदम और आगे करना चाहेंगे, क्योंकि आपकी एक जिम्मेवारी बनती है अपने समाज, अपने देश के लिए। और इस प्रकार जो है, क्योंकि ये माहौल था, तो जाहिर सी बात है कि फिर वो सेना में जाना एक बड़ी नेचुरल सी बात थी। बहुत सही बात आपने कही, और बातों बातों में एक बहुत अच्छा मैसेज यहाँ से निकला कि शिक्षा का बहुत बड़ा प्रभाव होता है, और वो सिर्फ स्कूल से नहीं हो सकता। बच्चों को घर में भी उन वीर गाथाओं के बारे में बताया जाना चाहिए, पढ़ाया जाना चाहिए। पुष्प की अभिलाषा, आपने कविता की बात की, दिल छू लिया सर। कहीं ना कहीं बिल्कुल वो जो पंक्तियां आज और शायद जीवन पर्यंत हमारे जहन में रहेंगी, और वही सच्ची देशभक्ति के लिए जो जड़ें हैं वो मजबूत करती हैं। अगर हम देखें सेना का और एनसीसी का, इन दोनों के रिश्ते के बीच की पूर्णता को आप कैसे देखते हैं सर? इससे पता लगता है कि एनसीसी का जो जन्म हुआ, वो जो हमारा इंडिपेंडेंस का टाइम था उससे भी पहले इसकी जो है, इसके बारे में हमारे जो कर्ता धर्ता थे, देश के कर्ता धर्ता, उन्होंने सोचना शुरू किया, और सन 1946 में ही एनसीसी की स्थापना के लिए उसको बनाने के लिए जो है 1946 से प्रयास शुरू किए गए। बिल्कुल। और हमारे एक बहुत ही माने नाम थे जिन्होंने जो है कैडेट कमिटीज के रूप में जो है इसका प्रारंभ किया। श्री कुंजरू जी थे जिन्होंने इसके ऊपर जो है रिपोर्ट्स बनाई, और वो रिपोर्ट्स जो है 48 से पहले ही जो है 47 से पहले ही गवर्नमेंट को उन्होंने सौंप दी थी। उसके पश्चात एनसीसी को मैं सेना की फाउंडेशन मानता हूँ। जो आपने बोला कि कैसे लिंक करते हैं, तो वो सेना की फाउंडेशन है। फाउंडेशन इस प्रकार है क्योंकि एनसीसी जब बनाया गया था तो शुरू के पहले साल में उसमें जो एनसीसी में इनरोल होने वालों की संख्या 20,000 थी, जो आज की तारीख में 20 लाख से भी ऊपर है। क्या बात! तो आप ये देखें कि 20 लाख के लगभग यूथ एनसीसी के साथ जुड़े हुए हैं पूरे देश में। और जो एनसीसी का जो मोटो है वो है डिसिप्लिन, वो है सर्विस टू सोसाइटी, वो है सर्विस टू कंट्री। तो अगर हम एक अडल्ट जब वो अपने इस स्टेज में होता है, स्कूल की स्टेज में, या आप माने कि एज अ चाइल्ड और एज अ यूथ, हम उसके अंदर ये डिसिप्लिन, सर्विस टू सोसाइटी, सेल्फलेस सर्विस, सर्विस टू नेशन, इस प्रकार के बीज हम बोना शुरू कर देते हैं, तो जाहिर सी बात है जो उसका रिजल्ट होता है वो बहुत अच्छा होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और एनसीसी जो है क्योंकि वो नेशनल कैडेट कॉर्प्स के रूप में जाना जाता है, आप एक एनसीसी में जो कुछ भी आप सेना में करते हैं उसकी आपको एक प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग और उसकी समझ, उसकी बूझ
और उसको आगे कैसे फॉलो करना है वो आपको उसी टाइम ही जानकारी हो जाती है जब आप फॉर्मेशन की स्टेज में होते हैं। बिल्कुल सही कहा सर आपने। और एक एनसीसी कैडेट भी इस समय हमारे साथ लाइन पर है और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनका अनुभव कैसा रहा। सृष्टि नागर इस समय हमारे साथ लाइन पर है। थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी। थैंक यू सो मच सृष्टि। और सबसे पहले तो आपको ऐसा क्यों लगा, मेरे जहन में जो सबसे पहला सवाल आपके लिए है सृष्टि, कि आपको ऐसा क्यों लगा कि मुझे एनसीसी ज्वाइन करनी चाहिए? बहुत सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, लोग ड्रामा, प्ले, सिंगिंग, म्यूजिक, डांस में जाते हैं, आपने एनसीसी क्यों चुना? जी सर, बिल्कुल अदर एक्टिविटीज तो हैं ही। जब मैंने एनसीसी का नाम सुना, मैंने इसके बारे में पढ़ा, तो मुझे पता चला कि इसमें एक इंसान की ऐसी डेवलपमेंट होती है जो मुझे नहीं लगता कहीं और रहकर हो सकती है। एस्पिरेंट्स जो एक डिफेंस में जाना चाहते हैं या कंट्री को सर्व करना चाहते हैं, मुझे नहीं लगता एनसीसी से बेटर उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये एक इंसान के अंदर एक स्पिरिट ऑफ एडवेंचर लाती है। पैट्रियोटिज्म एक फीलिंग होती है जो एनसीसी में रहकर बहुत उभर कर आती है। बहुत सही। ऐसी और कितनी चीजें हैं जैसे यूनिटी, ट्रस्ट, ऑनेस्टी, ये सारी चीजें हमें एनसीसी बहुत अच्छे तरीके से सिखाता है। तो मेरे हिसाब से मेरा ये सबसे बेस्ट डिसीजन था जब मैंने एनसीसी में एनरोल किया अपने आप को, और अब तक का बेस्ट रहा है। बिल्कुल। आप जब कॉलेज में जाते हैं तो आप धीरे धीरे दुनिया के सामने अपने अनुभव जो हैं वो आप लेना शुरू करते हैं, कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल वर्ल्ड में पदार्पण करते हैं जब आप कॉलेज में जाते हैं। और आपने एनसीसी से रिश्ता जोड़ा, तो लगता है आपको आप थोड़ी सी ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हो गई हैं, आप थोड़ी सी कहीं ना कहीं इंक्लूसिव हो गई हैं अपने 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 विचारों में? यस सर, बिल्कुल बहुत इफेक्ट पड़ता है जब आप और कॉलेज से बच्चों से दूसरे समय से पहले पहुंच रहे हो। कॉलेज हमारा 9 बजे होता है, हमें 7:30 बजे पहुंचना होता है कॉलेज। वो हमें एक डिसिप्लिन सिखाता है। अगर हम 7:30 बजे नहीं होते तो हमें पनिश भी किया जाता है, जो कि हमें ऑन टाइम होने का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मिलती है वो हमें और अच्छी तरीके से सिखाती है। आई अंडरस्टैंड। और कहीं ना कहीं हम मेजर राकेश शर्मा जी से बात कर रहे हैं स्टूडियो में, और उन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं एक फाउंडेशन है डिफेंस की जब हम बात एनसीसी की करते हैं। आपके जहन में भी कुछ ऐसे ही सपने हैं? चाहती हैं डिफेंस ज्वाइन करना? हाँ जी सर, बिल्कुल। अगर मौका मिलता है तो हम अपनी कंट्री को जिस भी तरह से सर्व करना चाहें हम बिल्कुल करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा सृष्टि। चाहते हैं कि आप इसी तरह से देश के प्रति जो अपनी भावनाएं हैं और देश के प्रति जो आप करना चाहते हैं, आप उन सभी अपने जो सपने हैं उन्हें पूरा करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। तो ये थी हमारे साथ सृष्टि नागर। दोस्तों, कॉलेज स्टूडेंट हैं और एनसीसी ज्वाइन कर किस तरह से मैं देख रहा था कि इवन जिस तरह से अपनी बातों को सामने रख रही थी उसमें एक मैच्योरिटी नजर आ रही थी। सर, आप इत्तेफाक रखते हैं मेरी बात से? आप बिल्कुल जो इन्होंने बात की सृष्टि ने और जो आप इनसे बात कर रहे हैं, बिल्कुल 100% मैं इस बात से सहमति प्रकट करता हूँ, सहमति जताता हूँ। बिल्कुल सही बात की है। इसमें एक चीज़ मैं और आप जोड़ना चाहूँगा। प्लीज सर। कि देखिए, एनसीसी कैडेट जैसे मैंने कहा लाखों में है जी, तो ज़रूरी नहीं है हर एनसीसी कैडेट जो है वो सेना, भारतीय सेना में या भारतीय एयरफोर्स या कहीं पर भी यूनिफॉर्म सर्विस में जाए। एनसीसी सबसे बड़ा जो योगदान कर रही है वो आज के यूथ को जिम्मेवार यूथ बना रही है। आप ज़रूरी नहीं है कि आप सेना में जाएं, आप हो सकता है उसके बाद कुछ और कार्य करें, बिजनेस करें, कोई और पेशा करें, पर आप एक जिम्मेवार नागरिक बन गए हैं तो आपके अंदर वो जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेंस है वो एनसीसी भरती है और ये आपके साथ पूरी उम्र ताउम्र रहता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है। कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो सीमित समय में आपने अपनी वीरता से वो लक्ष्य हासिल किया सर, जो हर एक फौजी का सपना होता है। कैसे देखते हैं शौर्य चक्र की शौर्य गाथा को, और विशेषकर जब एपीजे अब्दुल कलाम जी द्वारा आपको सम्मानित किया गया? देखिए गोपाल जी की जो सैनिक जीवन होता है जी, वो एक्चुअली में सही उसकी अगर हम परिभाषा टटोलें निकालें तो वो एक्शन का जीवन है। अगर सैनिक अपनी टेन्योर में और जितना टाइम भी वो सर्विस कर रहा है, अगर एक सैनिक अपने दुश्मन या अपने जो भी सिचुएशंस हैं, अगर उसमें वो जो सैनिक धर्म है उसको निभाने का मौका मिलता है तो उससे अच्छा मेरे ख्याल से कोई और जो है उदाहरण नहीं मिल सकता। मेरी लाइफ भी कुछ ऐसी रही कि सैनिक जीवन में मैंने भी ये प्रण लिया था कि मैं जो है अपने सैनिक यूनिफॉर्म में जब तक मैं रहूँगा
और जितना भी मैं सर्विस करूंगा मैं उसमें जो है अपना भरपूर उसमें योगदान दूंगा, देश के लिए, देशवासियों के लिए और स्वयं के लिए। तो जाहिर सी बात है कि मैं वो प्रण और वो इच्छा और वो एक जिसको हम कह सकते हैं कसम लेके गया था सेना में कि मुझे ये सब करना है और एक असली में एक जो सैनिक की जिंदगी है वो जीनी है। तो इसलिए मैंने 99 में जो है जब मेरी सर्विस लगभग 2-2.5 साल ही हुई थी तो मैंने वॉलंटियर किया उस टाइम कारगिल ऑपरेशन के लिए और मैंने पूरी कारगिल की लड़ाई लड़ी। क्या बात। 99 में। और उसके पश्चात भी मैंने ये कोशिश की अपनी तरफ से जो भी मैं प्रयास कर सकता था, तो मैंने एक एक्टिव सर्विस, एक फील्ड सर्विस के लिए फिर से वॉलंटियर किया दोबारा से। और मैंने लगभग फौज में, आर्मी में 10 साल जो सर्विस की उसमें से लगभग सारा टाइम ही मैं फील्ड में, एक्टिव इंसर्जेंसी में मैं सर्व करता रहा। और ऐसा कहा जाता है सर आपके बारे में कि जैसे ही आपको कश्मीर से बाहर भेजा जाता था पोस्टिंग लेकर, आप वापस वॉलंटरली अप्लाई कर देते थे कि मुझे वापस कश्मीर भेज दीजिए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही बात आपने कही। इनफैक्ट मेरे कुछ सीनियर्स थे वो हैरान हो गए ये सुनकर कि ये जो है यंग कैप्टन अभी वॉर से वापस आया और ये फिर से दोबारा से गोलियों के बीच में जाना चाह रहा है। तो उनको लगा शायद हो सकता है इसकी मनोस्थिति में कुछ गड़बड़ हो कि आदमी जंग से वापस आया और फिर जंग में जाना चाह रहा है। पर ये सच्ची बात है, क्योंकि मैंने, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने एक किस्म से अपने मन के अंदर एक प्रण ले रखा था कि मैं जिंदगी में जो है जितना टाइम भी सर्विस करूंगा वो एक प्रोडक्टिव टाइम होगा। वो ये नहीं होगा कि आपने एक टेन्योर काटा और फिर दूसरे टेन्योर के लिए चले गए, नहीं, वो मेरे को प्रोडक्टिव करना था और यही मेरा श्रेय था। और कुपवाड़ा में जो ऑपरेशंस आपने किया सर, जिसके लिए आपको शौर्य चक्र भी दिया गया, उसके बारे में मैं चाहूंगा कि हमारे सभी लिसनर्स को आप बताएं। देखिए, उन दिनों में जो ये इलाका था जिसको हम कुपवाड़ा में लोलाब वैली कहते हैं। लोलाब जो शब्द है उसका एक्चुअली में मीनिंग है लो लाइंग लैंड। तो ये एक वैली थी जो कि पहाड़ों से घिरी हुई थी और इसमें उस टाइम मिलिटेंसी इंसर्जेंसी अपनी चरम सीमा पर थी। तो हमारे लिए बहुत चैलेंजेस थे और वहाँ पर हमने अपने, उससे पहले जब मैंने उस इलाके में, जिस इलाके में मैं गया उसमें ऑपरेशन करने स्टार्ट किए, तो हम अपने काफ़ी साथियों को हम वहाँ खो चुके थे पहले। तो ये बहुत बड़ा एक चैलेंज था क्योंकि आप एक दुश्मन के इलाके में घुसते हैं और उसके बाद जो है आप वहाँ पर, आपको वहाँ सक्सेसफुली ऑपरेट करना है अपनी टीम के साथ। तो खैर एक मिलिट्री टैक्टिक्स के तहत हम वहाँ पर पहुँचे, हमने अपने आप को डिप्लॉय किया, अपने आप को एस्टेब्लिश किया। उसके बाद हमने वहाँ पर धीरे धीरे जो है कार्रवाई करनी शुरू की और इस कार्रवाई में और इस पूरे प्लान में लगभग 1 साल जब निकल गया और हमने कुछ सक्सेसफुल ऑपरेशंस किए, पर जो ये पर्टिकुलर ऑपरेशन था ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अहम और टैक्टिकली और स्ट्रेटेजिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑपरेशन था, क्योंकि इसमें हमने जो है ओवरनाइट एक ऑपरेशन कंडक्ट करके, जो कि 2-4 मिलिट्री ऑपरेशंस का एक संगम था, जिसमें एम्बुश भी था, जिसमें सर्च एंड डिस्ट्रॉय भी था, जिसमें जो है वो एलिनेशन भी था। तो सब कुछ था इसमें। इसका एक वो मिला जुला रूप था जिसमें हमने टॉप, उस टाइम जो है जो टॉप मिलिटेंट्स की जो तंजीम हुआ करती थी, 3-4 बड़ी तंजीमें, उनके जो मेन कमांडर्स थे उनको हमने इस रात के ऑपरेशन से में एलिमिनेट किया, जिससे कि उनको बहुत बड़ा झटका लगा जो उनकी वहाँ पर कार्रवाई थी, उस कार्रवाई को, और जो उनकी वहाँ पर डोमिनेशन थी। ये ऑपरेशन जो है वैली में, कुपवाड़ा और उसके आसपास के इलाकों में एक टर्निंग पॉइंट बना, जिसने कि जो है उनके दांत खट्टे किए और उनके टॉप जो लीडरशिप थी उसको हमने एलिमिनेट किया। और बहुत सक्सेसफुली हमने इस ऑपरेशन को कंडक्ट किया बिना किसी नुकसान के, जो कि बहुत ही अहम है। और इसी कड़ी में सर शौर्य चक्र आपको मिला, और शौर्य चक्र जब आपने हासिल किया, आपको मिला, आपको दिया APJ अब्दुल कलाम जी ने, तो वो जो अनुभूति थी मैं चाहूँगा उसके बारे में भी आप बताएं। मैं आपसे ये बात मैं कई बार कह चुका हूँ और मैं आपसे ये फिर दोहराऊंगा कि देखिए, अवार्ड मिलना और अवार्ड हासिल करना या जो है ये सब जो अचीवमेंट्स हैं, ये एक बड़ी नॉर्मल सी बात है। पर अगर आपकी किस्मत इतनी अच्छी है कि आपके एक सोल्जर के रूप में मैं बोल रहा हूँ, आपके सीने के ऊपर, आपकी छाती के ऊपर अगर वो शौर्य चक्र APJ अब्दुल कलाम जी लगाते हैं, तो शायद आप बहुत किस्मत वाले हैं, गिने चुने लोगों में से, और वो भी जीते जी।
ये आपको जानकारी होगी, चक्र सीरीज के अवार्ड ज्यादातर मरणोपरांत ही दिए जाते हैं, चंद लोग हैं जिनको जीते जी मिलते हैं। तो मैं अपने आप को बहुत ही जो है मैं ये मानता हूँ कि मेरी किस्मत इतनी अच्छी है, मैं बहुत भागी हूँ कि ईश्वर ने इतनी बड़ी कृपा की कि एक तो शौर्य चक्र जीते जी, और वो भी अब्दुल कलाम जी के हाथों से मेरी छाती पर वो शौर्य चक्र लगाया गया। तो मेरे ख्याल से अगर मुझे गौरवान्वित होना है, अगर मुझे प्राइड लेना है, तो प्राइड इस बात का है कि हमारे देश के वो नागरिक जो कि करोड़ों लोगों के लिए, ना सिर्फ हिंदुस्तान, पूरे वर्ल्ड में करोड़ों लोगों के लिए वो प्रेरणादायक एक आइडल उनको मानते हैं। आपने उनके हजारों वीडियोस देखेंगे, उनके बारे में लाखों चीजें हैं जो हम जानते हैं। तो उस इंसान ने अगर मेरी छाती पर वो शौर्य चक्र लगाया है, तो मेरे ख्याल से जिंदगी में इससे ज्यादा प्राइड और गौरव का विषय मेरे लिए कोई और है नहीं। बिल्कुल सर, जब आप उस अनुभव को बयां कर रहे थे, मेरे रोंगटे यहाँ पे खड़े हो रहे थे सर, कि वास्तव में एक फौजी के लिए लड़ना, जैसे आपने कहा कि वो तो धर्म है, वो तो जब मैंने सेना ज्वाइन की तो उसके बाद मेरे लिए मेरी रोज की कर्म भूमि बन गई वो जंग का मैदान। लेकिन जब सीने पर शौर्य चक्र लगा तो एक ऐसे व्यक्तित्व के सामने आप खड़े थे जिसे आप अपना आइडियल मानते हैं, अपने आप में बहुत बड़ी बात है सर। और एक बार फिर से उस अनुभव के लिए, उस अनुभूति के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। और कहीं ना कहीं हर एक हिंदुस्तानी जो इस समय शो को सुन रहा है और नहीं भी सुन रहा है, वो कहीं ना कहीं इस बात से गौरवान्वित होगा कि इस देश की मिट्टी में ऐसे ऐसे जाबाज पैदा हुए हैं जिन्होंने वास्तव में एक नई इबारत लिखी है वीरता की। और ऐसे बहुत सारे एस्पिरेशंस जो है वो कहीं ना कहीं लोग लेते हैं, जो इंस्पिरेशंस है वो लोगों को मिलती है और एस्पायर होते हैं कि वो डिफेंस सर्विसेज ज्वाइन करें। एनसीसी की हम बात कर रहे थे सर, तो एक और जो शख्स हमारे साथ इस समय फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, सीनियर अंडर ऑफिसर तन्मय मित्तल इस समय हमारे साथ हैं। जय हिंद गोपाल सर, जय हिंद मेजर राकेश सर, इट्स एन ऑनर टू बी ऑन योर शो एंड टू रिप्रेजेंट एनसीसी। दैट्स ग्रेट। तो पहला सवाल तन्मय जो मेरे जहन में आपके लिए है कि आपको ऐसा क्यों लगा कि मुझे एनसीसी ज्वाइन करनी चाहिए? इसलिए कि डिफेंस के लिए रास्ते आसान हो जाते हैं या फिर कोई और कारण भी है? नहीं सर, टू बी ऑनेस्ट मुझे एनसीसी में आकर पता चला कि इसके थ्रू एक डिफेंस में जाने का भी रास्ता होता है। The only motive behind joining NCC was पहले तो एक unity, disciplined organization, military background के साथ, so I would have got that window to the military lifestyle और जो कि मुझे मिली। Plus as you have mentioned कि why not other societies, so let me tell you that NCC is an organization जिसमें सब कुछ होता है, with culture, with dance, drama, everything, so it is like one stop destination for me. Rather than joining 10 societies, NCC is that one organization जिसने मुझे सब कुछ दिया करने का। And as we were talking कि RJ क्यों नहीं, so today I am on this radio show with you as well because of NCC. So it's an all in one platform for me. I understand. तो सेवा के तौर पर आपको लगता है कि डिफेंस आपका करियर ऑप्शन होने वाला है? Yes sir, definitely. बहुत बढ़िया। और जब मैं आपसे ऑफ एयर बात कर रहा था तन्मय, आप जैसे कि आपने कहा, मैंने आपसे पूछा कि आरजे क्यों नहीं बनना चाहते, डिफेंस ऑफिसर क्यों बनना चाहते हैं, और साथ ही साथ आपसे मुझे पता लगा कि आपके बैकग्राउंड, जो आपका जो परवरिश हुई है वो एकदम डिफेंस एनवायरनमेंट में हुई है। तो लगता है कि इन सब चीज़ों का फर्क पड़ता है आपको, आपकी डेवलपमेंट में, आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में? यस सर, डेफिनेटली। हाउ सर, जो मुझे लगता है कि कैसी आपकी अपब्रिंगिंग है उस पर काफी डिपेंड करता है कि हाउ यू बिकम इन फ्यूचर। जैसे कि राकेश सर भी बता रहे थे दैट उनका चाइल्डहुड पूरा फोर्सेज में गुजरा है, उन्होंने वही कहानियां से उनके इंस्पायर हुए। सेम इज विद मी, मेरे दादाजी एयरफोर्स में थे, वो भी अपने किस्से सुनाते थे। प्लस मैं मेरठ कैंट में रहने वाला हूँ, सो मैं कैंटोनमेंट आर्मी की लाइफ ही देखी है, और प्लस बड़ा हुआ हूँ स्टोरीज पढ़ के ऑफ परमवीर चक्र अवॉर्डीज, और उससे मुझे काफी इंस्पिरेशन मिली है टू बी ऑनेस्ट टू जॉइन द फोर्सेस। बिल्कुल। तो यस सर, अपब्रिंगिंग का बहुत फर्क पड़ता है। बिल्कुल। और एक ऐसी ही इंस्पिरेशन इस समय हमारे साथ है मेजर राकेश शर्मा। कोई सवाल आप पूछना चाहेंगे? सर आई गेस जो मुझे पूछना था वो पूछ ही चुके हैं, बस मुझे और एक चीज और ये पूछनी थी राकेश सर से। जी। जय हिंद सर। सर मेरा बस क्वेश्चन ये था सर, जब आप वहां पर खड़े हुए थे अवार्ड लेने के लिए एपीजे अब्दुल कलाम सर से, तो सर क्या आपके दिमाग में उस टाइम चल रहा था दैट वर यू मेमोराइजिंग दोज विजन्स जब आप उस ऑपरेशन में लड़ रहे थे? वर यू मेमोराइजिंग योर बडीज और योर जूनियर जो भी आपके साथ
आपके सिपाही गए हुए थे. सो हाउ वाज दैट मोमेंट? क्या आपकी आंखों के सामने वो सब चल रहा था उस टाइम पे जब आपकी स्टोरी को सुनाया जा रहा था स्टेज पर, जब आपको अवार्ड करा गया था? तन्मय, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेटफुल फॉर दिस क्रिटिकल क्वेश्चन. और जाहिर सी बात है कि जब ऐसे मोमेंट्स होते हैं, ये बहुत ही इमोशनल और संवेदनशील मोमेंट होते हैं. इस टाइम आपके जहन में वो साथी आते हैं जो साथी किसी टाइम आपके साथ थे और वो उसके बाद जो है आपके साथ नहीं रह पाए और किसी कारणवश वो जो है उन्होंने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान किया. तो सर्वप्रथम आपके जहन में वो लोग आते हैं, वो साथी आते हैं. दूसरा, आपके जहन में एक मैं आपसे बिल्कुल ही अपने मन की आवाज़ कहूँगा कि आपके जहन में उस टाइम एक दृढ़ता, एक कॉन्फिडेंस और हम उसको कहेंगे एक पैशन की फीलिंग आती है कि मैं रहूं ना रहूं, देश रहना चाहिए, जो आपने भी थोड़ी सी सुना. तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि राकेश शर्मा रहे ना रहे या एक सैनिक जो है वो अपने देश के लिए, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं कि मरना जरूरी है, पर हमारे जीते जी हमारे देश को रहना चाहिए, देश की सुरक्षा सर्वोपरि रहनी चाहिए. इस प्रकार के जो इमोशंस हैं उस टाइम जरूर आपके जहन में आते हैं. बहुत सही कहा सर आपने. थैंक यू सो मच तन्मय हमारे साथ जुड़ने के लिए, और एक बार फिर से आपको एनसीसी दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं. थैंक यू सो मच सर, विश यू द सेम. जय हिंद सर. जय हिंद दोस्त. और कहीं ना कहीं बड़ी इसकी उन्होंने बात की, शब्द प्रयोग किया और कहा कि जब आप काम करते सर, बड़े बड़े ऑपरेशंस को अंजाम देते तो एक टीम स्पिरिट होती है. और आपने बहुत सारे ऐसे मित्र आपके साथ जुड़े डिफेंस में जिन्होंने कहीं ना कहीं योगदान दिया उस ऑपरेशंस में, तो उसे कैसे देखते हैं? कुछ ऐसे नाम जो आज भी आपके जहन में आते हैं. जी गोपाल जी, सर्वप्रथम तो जो सेना की जो सिखलाई है वो पूरी टीम के ऊपर ही होती है, इंडिविजुअल के ऊपर नहीं होती. जी. मैं जिस कोर्स से आता हूँ, मेरा SS 62nd कोर्स है ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी से, और उसमें जो है जो हमारी वुमेन सोल्जर्स हैं WS 08 कोर्स है. और देखिए आज हमें इतने साल हो गए, पर हमारी जो आपस की जो एक समझ बूझ है और जो आपस के लिए एक दूसरे के लिए कर गुजरने की भावना है वो उतनी ही है जो आज से कई साल पहले थी, और इनफैक्ट वो और ज़्यादा बड़ी है. मेरी एक कोर्समेट है कैप्टन रुचि शर्मा. आपको हैरानी होगी कि वो हिंदुस्तान भारतीय सेना की सबसे प्रथम जो पैराट्रूपर ऑफिसर्स हैं उनमें उनका नाम है, और उनका हमारे ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी की म्यूजियम में उनका जो है वहाँ पर पूरी उनका फोटो लगा हुआ है और उनके बारे में पूरा वर्णन किया गया है. तो जाहिर सी बात है कि एक जो टीम स्पिरिट होती है, एक जो कोर्स स्पिरिट होती है, अगर उसको जग में किसी ने सीखना है तो भारतीय सेना से बड़ा उदाहरण नहीं मिलता है. और हम जो है एक दूसरे के लिए इतने ज़्यादा फिक्रमंद होते हैं कि मैं आपको एक बहुत ही सच्चा जो मैंने आपको बताया बात बताता हूँ कि जब मैं फौज में गया था तो मैंने मन में जो प्रण लिए थे उनमें से एक प्रण ये था कि अपने जीते जी अपने किसी साथी का, चाहे वो मेरा सीनियर है, जूनियर है, मेरे बराबर का है, अपने जीते जी नुकसान नहीं होने दूंगा. क्या बात. तो मैंने आपको बताया प्रथम गौरव इस बात का है कि अब्दुल कलाम जी से मुझे शौर्य चक्र मेरी छाती पे लगा. दूसरा जो गौरव का विषय मेरे लिए जो मैं अपने मन में फील करता हूँ वो ये है कि जब मैं फौज छोड़ के आया तो ये जो मेरा प्रण था कि अपने जीते जी किसी को जाने नहीं दूंगा, मैंने इस प्रण को पूरा नहीं किया, निभाया मैंने इसको. बहुत बड़ी बात है सर. मुझे इस बात का कोई मेरे मन में ऐसी कोई भावना नहीं थी कि देखिए मैंने अपने एक साथी को खो दिया तो मैं उसके घर वालों की आंखों में आंखें डाल के कैसे देख पाऊंगा. मैं बहुत प्राइड सोल्जर के रूप में मैंने जो है सर्व किया और मैं अपने सब साथियों को सुरक्षित रखते हुए मैंने सारे ऑपरेशंस कंडक्ट किए, लीड किए. बिल्कुल सही कहा सर आपने. और कहीं ना कहीं इस बातचीत से एक और चीज़ जो निकल कर आती है हम सब के लिए सीखने के लिए कि हर इंसान के जीवन में कुछ सिद्धांत होने चाहिए. आपने बहुत ही बखूबी बताया कि मेरा सिद्धांत है कि मेरे रहते हुए संभव नहीं होगा कि मेरा कोई भी साथी घायल हो जाए या उसे किसी भी तरह का नुकसान हो. और मुझे लगता है कि हम में से हर किसी को दोस्तों कहीं ना कहीं अपने जीवन में उस तरह के सिद्धांत जो हैं बनाने चाहिए और उन पर हमेशा अडिग रहना चाहिए. संदेश टू सोल्जर सुन रहे हैं आप मेरे यानी अजय गोपाल के साथ. धीरे धीरे हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर हैं. मेजर राकेश शर्मा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं. सब जाते जाते क्या संदेश आप देना चाहते हैं? बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं सेना में, महिलाओं के लिए क्या अवसर हैं सेना में, क्या क्या मैसेज आप देना चाहेंगे सर? देखिए ऐसा है कि जाहिर सी बात है कि जैसे जैसे संसार में प्रगति बढ़ती जा रही है, कहते हैं एक बड़ी कहावत है पुरानी कि चेंज इज द ओनली कांस्टेंट थिंग. तो परिवर्तन हो रहे हैं, अच्छे परिवर्तन हो रहे हैं. भारतीय सेना जो आज की पॉलिसीज हैं उसके हिसाब से गवर्नमेंट जो है जो यूथ है
भारतीय सेना में और बाकी सारी सर्विसेज में यूथ को जो है वो बढ़ावा दे रही है कि एक्टिव यंग सोल्जर्स होने चाहिए। अच्छी बात है। और जिस हिसाब से पॉलिसी बनी है और जिस हिसाब से आज की तारीख में जो बदलाव हो रहे हैं, बहुत अच्छे बदलाव हैं। तीनों सेनाओं का एक CDS के रूप में एक प्रारूप आया है, बहुत अच्छी बात है। अगर ये मिलकर ऑपरेशन करेंगे तो बहुत बढ़िया बात है। जहाँ तक जो देश का यूथ है उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, हम सब अपने लिए तो बहुत कुछ करते हैं, अपने लिए, अपने परिवार के लिए हम सब जो है बहुत प्रयास करते हैं, बहुत कुछ कमाते हैं, बहुत कुछ देते हैं। अगर उसका हम एक छोटा सा हिस्सा चाहे समाज में कुछ भी कर रहे हों, अगर हम अपने देशवासियों के लिए और देश के लिए उसको हम वो कर सकें, उनको दे सकें और उसमें कंट्रीब्यूट कर सकें, तो शायद हमारे देश की ताकत बहुत ज़्यादा है। 130-135 करोड़ लोग हम हैं। अगर हम छोटा सा अपना एक अंश देशवासियों के लिए और देशवासियों के लिए योगदान दें, तो हमारा देश जो प्रोग्रेस अभी कर रहा है वो प्रोग्रेस मेरे ख्याल से 200% ऊपर जा सकती है। बहुत बढ़िया बात सर आपने कही। और कहीं ना कहीं हमारी क्या जिम्मेदारी है, हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है देश निर्माण में, वो बहुत ज़रूरी है। ये कहीं ना कहीं जो मैसेज है वो हम सब यहाँ से कन्वे करने की कोशिश करें अपने सभी लिसनर्स को। हमारे साथ जुड़ने के लिए, स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेजर राकेश शर्मा जी। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक आभार। जय हिंद, जय भारत। तुम